वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम द स्माइल मैन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल में, जहां एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है। उसके चेहरे पर किसी ने पेन से एक बड़ी सी स्माइल बनाई होती है। तभी उधर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो चिदम्बरम की गाड़ी का हो जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद का सीन। अब हम देखते हैं चिदम्बरम को, जो सुबह उठकर एक सपना देख रहा होता है। तभी उसका डॉक्टर उससे मिलने आता है। अब डॉक्टर उसको बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो धीरे धीरे ठीक तो हो रहा है, लेकिन उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई है और इस बीमारी के कारण 1 साल के अंदर ही उसकी सारी याददाश्त चली जाएगी और अगर उसने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो उसकी यादें और जल्दी खत्म हो सकती है। अब ये बात सुनकर चिदम्बरम ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक और चीज करता है। वो अपनी लाइफ के सारे केसेस जो उसने कभी हैंडल किए थे उनका पूरा रिकॉर्ड अपनी सिस्टम में लिखना शुरू कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि चिदम्बरम एक ऑफिसर था। खैर अब सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जितने भी सीरियल किलिंग केसेस हैंडल किए थे वो उन्हें एक बुक में लिखकर पब्लिश भी कर देता है। अब जब बुक पब्लिश होती है तो मीडिया वाले उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि उसकी बुक का सबसे बड़ा सस्पेंस था द स्माइल मैन, जो थी एक डेंजरस सीरियल किलर की कहानी। अब उसने अपनी बुक पूरी तरह कंप्लीट नहीं की थी, जिसके कारण सबका एक ही सवाल था कि उसने स्माइल मैन के केस को अधूरा क्यों छोड़ा। अब असल में बात ये थी कि सालों पहले चिदम्बरम की टीम का एक आदमी वेंकटेश ने स्माइल मैन को गोली मारकर मार दिया था और तभी उस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर केस क्लोज हो चुका था तो फिर चिदम्बरम ने अपनी बुक में उसका अंत क्यों नहीं लिखा, और यही मीडिया का सबसे बड़ा सवाल था। और सिर्फ यही नहीं, जब वेंकटेश ने स्माइल मैन को मारा था तो उसके कुछ दिनों बाद वो खुद भी गायब हो गया था और आज तक किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। खैर अब जब मीडिया वाले ये सवाल पूछ रहे होते हैं तभी चिदम्बरम के मन में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें चलने लगती हैं। वो एक्सीडेंट, एक छोटा सा बच्चा और स्माइल मैन, ये सब सोचकर उसको डर लगने लगता है। अब तभी डॉक्टर आता है और चिदम्बरम को वहाँ से ले जाता है। वो अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, पर जब वो बाहर आता है तब उसके सामने वेंकटेश नाम का एक ऑफिसर, जिनकी डेथ हो गई है, उनका बेटा अरविंद आकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अरविंद एक सीबीआई ऑफिसर है। अरविंद उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे वेंकटेश के मरने का कारण पूछता है। चिदम्बरम उसकी बात सुनता है और उसी दौरान वो धीरे धीरे पुरानी बातें याद करने लगता है और वो उसे कहता है, मुझे कुछ याद आएगा तो जरूर बताऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से अपने ड्राइवर के साथ चला जाता है। अब वो गाड़ी से उतरता है, लेकिन जब उसका ड्राइवर उससे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है। वो रास्ते में ही उतर जाता है और अकेले ही अपने घर की तरफ बढ़ता है। जब वो घर के अंदर जाने वाला होता है तब पहले अच्छे से आसपास का माहौल देख लेता है। वो चेक करता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है तो सबसे पहले अपनी सारी यादें रिकॉर्ड करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अल्जाइमर की वजह से उसकी मेमोरी कभी भी जा सकती है। इसलिए वो सब कुछ लिखकर याद रखने की कोशिश करता है। इसके बाद चिदम्बरम जाता है वीरैया के घर। हमें यहाँ पता चलता है कि वीरैया एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो पहले डिपार्टमेंट में काम करता था। अब चिदम्बरम उसको एक जरूरी काम देता है। वो उसे कहता है कि उसे कुछ क्रिमिनल्स की डिटेल्स चाहिए जो उसके पुराने केसेस में थे। वीरैया इस पर कहता है, सर सिर्फ 4 ही नहीं, आपको 40 लोगों की डिटेल्स भी दिला सकता हूँ। चिदम्बरम थोड़ी देर सोचता है, फिर सिर्फ 4 लोगों की डिटेल्स मांगता है। उसमें से एक आदमी होता है जिसने अपनी खुद की बेटी का शोषण करा था। खैर वीरैया चिदम्बरम को चारों क्रिमिनल्स के बारे में बता देता है। जैसे ही चिदम्बरम को उनकी डिटेल्स मिलती है वो वीरैया से कहता है, इन चारों पर नजर रखो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता करो। इसके लिए चिदम्बरम उसको थोड़ा कैश भी देता है।
अब हमें पता चलता है कि वीरैया को अपनी बेटी की स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये पैसे खुशी खुशी ले लेता है। अब इधर दूसरी तरफ चिदम्बरम उन क्रिमिनल्स के और करीब पहुंचने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे उन क्रिमिनल्स के साथ दोस्ती बनाता है और फिर उनसे घुल मिल जाता है। खैर, अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक रात एक बड़ा हादसा होता है। जब चिदम्बरम उन क्रिमिनल्स के साथ होता है, तभी उनमें से एक आदमी को एक तेज रफ्तार गाड़ी जोर से टक्कर मार देती है और उस आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर कुछ लोग कहीं ले जाते हैं। इधर अगली सुबह शहर के एक ग्राउंड में उस आदमी की लाश मिलती है, लेकिन ये कोई आम लाश नहीं होती। जैसे ही पुलिस वालों को इसकी खबर मिलती है, वो उसे देखने आ जाते हैं। अब उसका चेहरा देखते ही पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उसके मुंह पर एक बड़ी सी स्माइल बनी होती है, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके चेहरे का मांस काट दिया हो, और ये बिल्कुल वैसी ही मर्डर स्टाइल होती है जैसी स्माइल मैन की मर्डर्स में होता था। अब पुलिस के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि स्माइल मैन का केस तो सालों पहले बंद हो चुका था। सब सोचते हैं कि अगर वापिस वैसे ही मर्डर्स हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या स्माइल मैन वापिस आ चुका है। इधर बाहर के लोगों में भी डर फैलने लगता है और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा अरविंद और उसकी टीम को मिलता है। इधर जब फोरेंसिक टीम लाश को देखती है तो एक और बात सामने आती है कि उस आदमी का चेहरा मारने की तुरंत बाद कट नहीं किया गया था, बल्कि किलर ने उसकी मौत के बाद बहुत देर तक वेट किया। उसके बाद किलर ने उसका चेहरा कट करा। इसका मतलब मर्डर कहीं और हुआ था और लाश यहाँ फेंक दी गई। इधर जब सारे ऑफिसर्स मिलके केस की जांच करते हैं तो वो स्माइल मैन केस की पुरानी फाइल्स निकालते हैं जो 5 साल पहले बंद की गई थी। अब एक सीनियर ऑफिसर कहता है, अगर ये केस स्माइल मैन से कनेक्टेड है तो हमें चिदम्बरम से भी सलाह लेनी चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद की टीम में एक कीर्ति नाम की ऑफिसर होती है। वो अरविंद से कहती है, मैं सर को कॉल करके बात करती हूँ। अब रात को कीर्ति चिदम्बरम को फोन करती है और उससे कहती है, सर आपने न्यूज तो देखी ही होगी, ये मर्डर बिल्कुल स्माइल मैन के स्टाइल में ही हुआ है, हमें आपकी एडवाइस चाहिए। इस पे चिदम्बरम थोड़ा सोचता है और फिर कीर्ति से कहता है, मुझे अपने डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं केस में मदद कर सकता हूँ। अब जब डॉक्टर को ये बात पता लगती है कि चिदम्बरम वापस से इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि ये केस उसके लिए बहुत स्ट्रेस भरा होगा और उसकी मेमोरी को और भी डैमेज कर सकता है। इस पर अरविंद डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, सर इस केस में इनका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, इन्होंने ही इस्माइल मैन का केस सॉल्व किया था, लेकिन अब दोबारा वैसे ही मर्डर्स हो रहे हैं, ये सब एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। खैर डॉक्टर इस पर भी रेडी नहीं होता, पर बहुत देर सोचने के बाद चिदम्बरम फाइनली डिसाइड करता है कि वो इस केस में दोबारा इन्वॉल्व होगा। अब अगली सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। सब लोग उसके वापस आने से काफी खुश होते हैं। इधर सीनियर ऑफिसर्स उससे इस केस के बारे में एडवाइस मांगते हैं। अब वो केस की सारी फाइल्स ध्यान से पढ़ने लगता है। अब जब सब फाइल्स चेक होती है तब एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि केस फाइल में अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। अब चिदम्बरम को सब बताते हैं कि लोकल पुलिस ने पहले केस इन्वेस्टिगेट किया था, पर उन्होंने भी कुछ खास सबूत नहीं ढूंढा। अब जब ये सब डिस्कस हो रहा होता है तभी चिदम्बरम की मेमोरी इधर उधर भटकने लगती है, जिसके चलते उसका ध्यान केस पर नहीं होता। खैर अब जब सब डिस्कशंस खत्म हो जाते हैं तो चिदम्बरम एक बार फिर से अपने रिकॉर्डिंग सुनता है और अपनी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वीरैया को भी कुछ अजीब लगता है। जब वो न्यूज़पेपर में मर्डर की न्यूज देखता है तब उसका दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है, क्योंकि जो आदमी मरा था वो वही इंसान था जिसे चिदम्बरम ने फॉलो करने को कहा था। अब वो तुरंत चिदम्बरम को कॉल करता है और कहता है, सर ये तो वही आदमी है जिसे हम फॉलो कर रहे थे। इस पर चिदम्बरम शांत रहता है और उससे कहता है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस जो बचे हुए 3 लोग हैं उनको फॉलो करते रहो। तब वो चिदम्बरम से एक और सवाल पूछता है, सर जब हम उस आदमी को फॉलो कर रहे थे तब क्या कोई और भी उसका पीछा कर रहा था? इस पर वो जवाब देता है, नहीं मैंने किसी और को नहीं देखा। अब सीन चेंज होता है। इधर चिदम्बरम अपनी टीम के साथ उस जगह जाता है जहां से लाश मिली थी, लेकिन वहां से कोई भी नया क्लू नहीं मिलता है। पर वो एक चीज नोटिस करता है
उसे पता चलता है कि एक भिखारी वहाँ हर रात आता है और कचरे में से चीजें निकालता है। अब चिदम्बरम उस भिखारी से पूछता है, तुमने उस रात कुछ देखा था क्या? इस पर भिखारी जवाब देता है, नहीं साहब, उस रात मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना ही कुछ कचरा उठाया, क्योंकि एक आदमी मुझे बिरयानी दे गया था। अब चिदम्बरम तुरंत उससे पूछता है, तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है? इस पर भिखारी सोचता है और कहता है, मुझे उसका चेहरा पूरी तरह से याद नहीं है। अब चिदम्बरम अपनी टीम को समझाता है और कहता है, जैसे 5 साल पहले इस्माइल मैन ने मर्डर्स करे थे, वैसे ही एक और किलर है जो ये सब कर रहा है और ये कॉपी कैट किलर है। अब ये बात सुनते ही अरविंद और उसकी टीम और कंफ्यूज हो जाती है। अरविंद उससे कहता है, आप कह रहे हैं कि कोई इस्माइल मैन को कॉपी कर रहा है, हालांकि अगर ये वही ओरिजिनल किलर हुआ तो? इस पर चिदम्बरम कहता है, अगर मैं बोल दूं कि ये वही असली आदमी है तो तुम लोग इस केस को नया नहीं समझोगे, तुम बस पुरानी फाइल्स को निकालकर देखते रहोगे। पर अरविंद फिर भी डाउट करता है और उससे पूछता है, लेकिन इस्माइल मैन तो मर चुका था ना? इस पर चिदम्बरम सिर्फ एक बात कहता है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि ये कौन है। खैर अगली सुबह वीरैया चिदम्बरम के घर जाता है। जैसे ही चिदम्बरम उसे देखता है वो गुस्सा हो जाता है, वो उसको डांटने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे यहाँ मिलने मत आया करो। इस पर वीरैया कहता है, सर मैंने बचे हुए तीनों क्रिमिनल्स का पीछा करा है, मैंने उनकी फोटोज भी ली है। और वो अपने फोन से उसको फोटोज दिखाने लगता है। लेकिन तभी चिदम्बरम गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है, ये सब फोटोज तुरंत डिलीट कर दो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो उसको तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसके बाद चिदम्बरम सीधा फोरेंसिक डॉक्टर से मिलने जाता है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बना रहा था। अब डॉक्टर उसे कहता है, मरने का कारण सफोकेशन है, किसी ने उसकी सांस रोक दी थी। वो एक और शॉकिंग बात कहता है, उस आदमी के माउथ और बॉडी के घाव पुराने थे। अब डॉक्टर और भी डिटेल्स देता है। वो कहता है, मर्डर वेपन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, एक छुरा या फिर फोरेंसिक लैब में इस्तेमाल होने वाली शार्प मशीन भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किलर ने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है और ना ही उसने कोई गलती करी है। खैर अब चिदम्बरम सारी डिटेल्स लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद वो वापस वहाँ आता है। अब डॉक्टर उसे हैरान होकर पूछता है, मैंने तो तुम्हें सारी डिटेल्स पहले ही बता दी थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? तभी चिदम्बरम को एहसास होता है कि उसका अल्जाइमर बढ़ रहा है और वो चीजें और ज्यादा भूलने लगा है। खैर अब उसी दिन न्यूज चैनल पर एक पुरानी डिस्कशन शुरू होती है। न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि 5 साल पहले इस्माइल मैन किलर ने 4 लोगों को एक ही पैटर्न में मारा था। उसके बाद 5 साल तक कोई मर्डर नहीं हुआ, लेकिन अब 5 साल बाद उसने एक और आदमी का मर्डर कर दिया है। लेकिन इस्माइल मैन को वेंकटेश नाम के एक ऑफिसर ने मार गिराया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उस दिन मरने वाला आदमी असली किलर इस्माइल मैन ही था, या पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी और को मार दिया और बोल दिया कि वो मर चुका है। इसी तरह न्यूज चैनल्स पुलिस पे सवाल उठाने लगते हैं। अब इसी दौरान इधर पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं ही इस्माइल मैन हूँ। अब अरविंद और उसकी टीम हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या ये असली किलर है? क्या ये आदमी सरेंडर करने आया है? लेकिन जब उसके बात करने का तरीका ये लोग सुनते हैं तो लगता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है। अब चिदम्बरम भी वहाँ आता है और वो बाकियों से कहता है कि ये असली किलर नहीं है। इस पे अरविंद उससे पूछता है कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन करे कैसे कह सकते हैं कि ये असली किलर है कि नहीं। खैर चिदम्बरम इसका जवाब नहीं देता। तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वीरैया एक क्रिमिनल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिदम्बरम ने उसे कहा था। अब थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है। अब बाहर से एक आवाज आती है, मैं चिदम्बरम हूँ। वो एकदम हैरान हो जाता है। उसे डाउट होता है कि ये सच में सर है या कोई और। अब तुरंत वो चिदम्बरम को कॉल करता है और पूछता है, सर क्या आप मेरे घर के बाहर आए हैं? लेकिन चिदम्बरम जवाब देता है, मैं तो अपने घर पे हूँ। अब ये सुनते ही दोनों को लगता है कि जो भी दरवाजे पे है वो किलर हो सकता है। इस पे चिदम्बरम वीरैया को वार्निंग देता है और कहता है, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी किलर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है। इधर चिदम्बरम तुरंत अपनी कार लेके वीरैया के घर की तरफ दौड़ता है।
दूसरी तरफ वीरैया की हालत और खराब होती जा रही थी। वो भयंकर डरा होता है और अचानक किलर उस पर अटैक कर देता है। खैर इधर चिदम्बरम बिना देरी किए तुरंत वीरैया के घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे उसका एग्जैक्ट घर याद नहीं आता। अब वो अपने आप से कहता है मैंने हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग्स रखी है, जिसका मतलब उसने वीरैया के घर का एग्जैक्ट एरिया भी रिकॉर्ड करा था। अब वो तुरंत रिकॉर्डिंग सुनता है और उसको वीरैया के घर की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है और वो उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर आता है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। असल में वीरैया वहाँ से गायब हो चुका होता है और किलर उसे ले जा चुका था। अब चिदम्बरम काफी टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत वापस जाकर अपनी टीम को अलर्ट करता है और कहता है आज रात एक और मर्डर होने वाला है। चिदम्बरम अपनी टीम को हर जगह चेकिंग करने के लिए भेज देता है। इधर दूसरी तरफ चेकिंग के दौरान एक पुलिस ऑफिसर एक ब्रिज के पास खड़ा होता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। उसे दिखाई देता है कि एक आदमी एक ऑटो से उतरता है और एक बॉडी को नीचे फेंक देता है, और यही नहीं, वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि वीरैया की होती है। अब सीन चेंज होता है। इधर चिदम्बरम को वॉकी टॉकी से एक शॉकिंग अपडेट मिलती है कि एक बॉडी मिली है और हमने किलर को पकड़ लिया है। असल में पुलिस वालों ने एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया था जिसकी ऑटो से डेड बॉडी मिली थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर जो पकड़ा गया था वो पुलिस वाले से कहता है मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने बस एक आदमी को रास्ते पे उतारा था, मुझे नहीं पता ये बॉडी मेरे ऑटो में कैसे आई। खैर इधर चिदम्बरम ये सब वॉकी टॉकी पे सुन रहा होता है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चिदम्बरम उस गाड़ी को देखते ही उसके ड्राइवर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और फिर स्पीड बढ़ाकर वहां से भाग जाता है, जिसका मतलब साफ था कि इसी गाड़ी में किलर था। खैर अब चिदम्बरम भी उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन अब एक अजीब चीज होती है, गाड़ी कभी स्लो हो जाती है तो कभी एकदम स्पीड बढ़ा लेती है। ये देखकर चिदम्बरम कंफर्म हो जाता है कि पक्का इस गाड़ी में किलर ही है। तभी किलर गाड़ी से एक स्माइली बाहर फेंकता है। अब चिदम्बरम जैसे ही उसे देखने के लिए रुकता है, किलर एकदम फुल स्पीड से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस ऑटो ड्राइवर से और सवाल करती है। वो उनको कहता है मैं किलर नहीं हूँ सर, ये बॉडी मेरे ऑटो में कैसे आई मुझे सच में नहीं पता। मुझे याद है कि मैंने बस एक आदमी को 2 किलोमीटर पहले उतारा था। खैर अब पुलिस उस रूट के सभी सीसीटीवी चेक करती है और जो दिखता है वो सबको हैरान कर देता है। सीसीटीवी में ये पता चलता है कि ऑटो ड्राइवर एक पेट्रोल पंप तक गया था। उसके बाद एक जगह रुककर उसने एक आदमी को उतार दिया था। तभी उसके ऑटो के एकदम पास एक और गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से धुआं निकलने लगता है। अब ये देखकर ऑटो ड्राइवर बाहर आता है। उसे जोर जोर से खांसी होती है और वहाँ पर वो उल्टी करने लगता है, और उसी का फायदा उठाकर कोई आदमी आकर ऑटो के अंदर एक डेड बॉडी डाल देता है। अब सीसीटीवी फुटेज में एक और शॉकिंग बात दिखती है। वही किलर जिसकी गाड़ी चिदम्बरम ने देखी थी वहां से जाती है और जाने से पहले किलर कैमरे की तरफ देखकर मिडल फिंगर दिखाता है, जैसे वो पुलिस को चैलेंज कर रहा हो। अब पुलिस ऑटो ड्राइवर से पूछती है तुझे कुछ और अजीब लगा था? इस पर ऑटो ड्राइवर सोचता है और कहता है हाँ सर, मुझे एक अजीब सी पुरानी हॉरर मूवी की आवाज आ रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किलर को देखते हैं। उस किलर के बगल में एक टेप रिकॉर्डर होता है जो वही हॉरर मूवी का सॉन्ग बजा रहा था, और उसके पास एक डेड बॉडी भी होती है। इधर दूसरी तरफ अरविंद चिदम्बरम से पूछता है कि आपको पहले से ही कैसे पता था कि दूसरा मर्डर होने वाला है। अब चिदम्बरम सीरियस हो जाता है और उससे कहता है अगर मैंने यहाँ और टाइम बिताया तो मुझे कुछ बड़े राज खोलने पड़ेंगे, और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और किलर को फिर से दिखाया जाता है। वो एक डेड बॉडी के फेस पर स्माइली वाली हंसी बनाता है। दूसरी तरफ अरविंद और पुलिस टीम वीरैया के घर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहां उसकी बेटी पुलिस को एक छोटा सा हिंट देती है और कहती है पापा ने मुझे कुछ पैसे भेजे थे, लेकिन उनके पास पैसे पहले नहीं थे, तो ये पैसे अचानक कहां से आ गए। फिर पुलिस उस घर को और सर्च करती है। अब उनको एक फाइल और थोड़ा कैश मिलता है। अब जब पुलिस उसके फोन की कॉल हिस्ट्री निकालती है तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लास्ट कॉल चिदम्बरम को करा गया था। अब ये बात जानकर अरविंद तुरंत चिदम्बरम से सवाल करने के लिए निकल जाता है।
अब वो चिदम्बरम के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने कुछ नहीं करा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको किलर के बारे में सब कुछ पता है। ना सिर्फ किलर के बारे में बल्कि अगला जो मर्डर होने वाला है उसका भी आपको पहले से पता है। आपका उस किलर से जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। फिर वो आगे उनसे कहता है, अगर आपके कहने के मुताबिक वो पुराना किलर अभी तक जिंदा है तो ये भी बताइए कि मेरे पिता को किसने मारा। अब चिदम्बरम एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक वक्त था जब डिपार्टमेंट में एक इंटेलिजेंट ऑफिसर था, वेंकटेश। वो डिपार्टमेंट का एक बेस्ट ऑफिसर माना जाता था जो 100% केस सॉल्व कर लेता था। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के करीब आया तभी एक नए सीरियल किलर का केस शुरू हो गया। एक किलर जो हमेशा अपने शिकार पर एक स्माइल छोड़ता था और सीनियर ऑफिसर्स ने ये केस वेंकटेश को दिया। लेकिन वेंकटेश की लाख कोशिशों के बाद भी वो उस किलर को पकड़ने में नाकामयाब रहा। असल में वेंकटेश ने अपने डिपार्टमेंट में पहले ही ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस केस को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले ये केस हैंडल नहीं करना चाहता। लेकिन सीनियर्स के जबरदस्ती करने पर उसे ये केस मजबूरन लेना पड़ा। चिदम्बरम आगे अरविंद को बताता है, जब वेंकटेश केस पर काम कर रहा था तभी एक और बड़ा इंसिडेंट होता है। एक बच्चा जिसे चिदम्बरम अच्छे से जानता था वो स्माइल मैन का शिकार बन जाता है और ये देखकर वो हिल जाता है। इसके चलते उसे ये केस छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये अब उसके लिए एक पर्सनल दुख का कारण बन गया था। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वेंकटेश के हाथों में चली गई थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ दिनों बाद चिदम्बरम टीवी पे एक शॉकिंग न्यूज देखता है जहां वेंकटेश ने किलर को पकड़ लिया है और उसे शूट करके मार दिया है। लेकिन 2 दिन बाद ही एक औरत चिदम्बरम से मिलने आती है। वो उससे कहती है, मेरा पति किलर नहीं था। असल में वेंकटेश एक दिन मेरे घर आया था और उसने मेरे हस्बैंड से बोला था कि अगर तुम ये क्राइम एक्सेप्ट कर लोगे तो हम तुम्हें 10 से 15 लाख रुपए देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिसर मेरे पति को मार डालेगा। अब ये सुनकर चिदम्बरम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वेंकटेश ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेगुनाह को मार दिया है। इसके चलते चिदम्बरम उससे सीधा सवाल करता है तो वेंकटेश कहता है, मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले ये आखिरी केस बिना सॉल्व करे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट के सामने ये केस क्लोज कर दिया है। अब ये सब सुनकर चिदम्बरम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं उस असली किलर को पकड़कर ही रहूंगा जिसने एक छोटी सी बच्ची तक को मार डाला और अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। लेकिन वेंकटेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिदम्बरम से कहता है, फिलहाल मेरा रिटायरमेंट फंक्शन होने दो, बाद में देख लेंगे। इसके बाद चिदम्बरम फंक्शन में जाता है लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। उसे लगता है कि उसे ये सच किसी न किसी को बताना चाहिए। तभी वेंकटेश वहाँ आता है और उसको कहता है कि मुझे एक कॉल आया है, मुझे लगता है कि असली किलर ने मुझे बुलाया है। वो कह रहा है कि अगर मुझे उससे मिलना होगा तो मुझे अकेले उस जगह पर आना होगा। खैर अब चिदम्बरम बिना सोचे उसके साथ चल पड़ता है। अब ये दोनों एक जंगल में पहुँचते हैं। अब जंगल में पहुँचते ही अचानक से वेंकटेश चिदम्बरम पर शूट करने लगता है। असल में ये सब सिर्फ एक वेंकटेश की चाल थी। किसी सीरियल किलर ने वेंकटेश को कॉल नहीं किया था, बल्कि वेंकटेश ने खुद ही चिदम्बरम को यहाँ बुलाया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, चिदम्बरम को मार देना ताकि सच कभी भी सामने ना आ पाए। अब अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन चिदम्बरम को भी गोली चलानी पड़ती है और जैसे ये गोली वेंकटेश को लगती है वो नीचे गिरकर लड़खड़ाने लगता है। अब चिदम्बरम घबराते हुए उसकी तरफ जाता है लेकिन तभी वो एक और अजीब बात नोटिस करता है। वेंकटेश के चेहरे पर एक स्माइल बनी हुई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्माइल मैन अपनी किलिंग्स के चेहरे पर छोड़ता था। और इसके चलते चिदम्बरम समझ जाता है कि असली सीरियल किलर अभी भी जिंदा है। तभी चिदम्बरम देखता है कि एक गाड़ी उस जंगल से तेज रफ्तार में निकल रही है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो गाड़ी स्माइल मैन की है और वो बिना सोचे अपनी कार उठा के उसके पीछे भागता है। लेकिन तेज रफ्तार के चलते उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी कारण उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। और इसके साथ चिदम्बरम थोड़ी देर के लिए अपनी कहानी अरविंद को सुनाना बंद करता है। लेकिन अरविंद अब चिदम्बरम से नाराज होता है। वो उससे कहता है कि मेरे पिताजी को तुम्हारी वजह से मरना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही उसे एक और सच्चाई भी पता चलती है
कि उसके पिताजी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक धोखेबाज भी थे। वेंकटेश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेगुनाह को मार दिया था। वो डिपार्टमेंट को, सिस्टम को और सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा था। अब अरविंद को समझ में आ जाता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि असली किलर अभी भी जिंदा है। खैर, अब चिदम्बरम अरविंद को आगे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने लाश ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी वेंकटेश की बॉडी नहीं मिली। अब ये सब सुनने के बाद अरविंद बहुत इमोशनल हो जाता है और मन ही मन ठान लेता है कि वो कैसे भी करके इस्माइल मैन को ढूंढ कर ही रहेगा। अब अरविंद और उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और वो उन सब फैमिली से मिलते हैं जिनके रिलेटिव्स इस्माइल मैन के शिकार बने थे। फिर वो कीर्ति से कहता है कि इस्माइल मैन ने सबसे पहले जो 4 लोगों को मारा था वो अलग अलग जगह के थे, लेकिन तभी उसने एक 4 महीने का गैप लिया। उसके बाद जो मर्डर्स हुए वो एक ही एरिया में हुए हैं और वो वही एरिया था जिसमें उस वक्त चिदम्बरम रहता था। अब 5 साल बाद भी वही हो रहा है। इस्माइल मैन उन्हीं लोगों को मार रहा है जो किसी न किसी तरीके से चिदम्बरम से जुड़े हैं और वो सबको एक ही पैटर्न में मार रहा है। लेकिन सिर्फ एक केस ही पैटर्न से अलग था, उस छोटी बच्ची का मर्डर जिसको चिदम्बरम जानता था। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए अरविंद अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है और अब उसे पता चलता है कि उस बच्ची की माँ एक नर्स थी और उस बच्ची से चिदम्बरम का एक पर्सनल कनेक्शन था। और इतना ही नहीं, चिदम्बरम उसकी माँ से शादी करने वाला था और जब उसकी बच्ची की मौत हुई तभी चिदम्बरम ने उस केस से अपना हाथ भी उठा लिया। खैर, अब ये सब जानकर अरविंद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब उसके मन में एक और सवाल उठता है कि चिदम्बरम उस बच्ची की माँ के इतने करीब क्यों था। अब अरविंद अपने सीनियर को जाकर ये सब बताता है और उससे कहता है कि चिदम्बरम का इस केस से एक गहरा कनेक्शन है, फिलहाल उसे हाउस अरेस्ट में डालना चाहिए। सीनियर सब कुछ सुनता है और बहुत सोचने के बाद वो फाइनली ऑर्डर दे देता है कि उसे हाउस अरेस्ट में डाल दो, जिसके चलते वो बाहर नहीं जा सकता और न ही किसी से मिल सकता है। खैर, अब चिदम्बरम हाउस अरेस्ट में होने के बाद ऑफिसर से कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन क्या सच में वो हॉस्पिटल जाना चाहता है या वो किसी और वजह से बाहर निकलना चाहता है। खैर, उसको हॉस्पिटल जाने की परमिशन मिल जाती है। इधर हॉस्पिटल में वो मीडिया को बुला लेता है, फिर सबके सामने अनाउंस करता है कि अब वो डिपार्टमेंट में वापस ज्वाइन कर चुका है और इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो ये भी कहता है कि जो 5 साल पहले मर्डर्स हुए थे उनका अभी हो रहे मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक कॉपी कैट किलर का काम है। और ये सब कहने के बाद वो वापस घर चला जाता है, लेकिन असल में उसने ये सब सिर्फ उस किलर को भटकाने के लिए कहा था। खैर, इधर डिपार्टमेंट में सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिदम्बरम कर क्या रहा है। इधर कीर्ति चिदम्बरम से सवाल करने के लिए उसके घर पहुंचती है। तब वो उसे बताता है कि उस किलर को पकड़ने के लिए ही वो सब कुछ कर रहा है। फिर वो उसे कहता है, मैंने जानबूझकर क्रिमिनल लिस्ट में से 2-3 लोगों को चुना और उनके साथ काम करा। बिल्कुल सही तरीके से मैंने उस किलर को फोर्स किया ताकि वो उन्हीं को मारे। अब की बार मैं उसके सामने एक और इंसान को रखने वाला हूँ, लेकिन इस बार वो नहीं मरेगा। इस पर कीर्ति पूछती है, कौन? चिदम्बरम जवाब देता है, अरविंद। उधर अरविंद उस औरत की तलाश करने हॉस्पिटल पहुंचता है जो उस बच्ची की माँ थी। वह इंक्वायरी करने पर इसे पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत के दिन ही उसकी माँ ने भी आत्महत्या कर ली थी। उसे आगे पता चलता है कि अगर उसके बारे में और कुछ जानना है तो प्रभु से पूछना होगा, क्योंकि वही एक इंसान है जो उस औरत से हमेशा बात करता था। दूसरी तरफ चिदम्बरम कीर्ति से कहता है कि वो किलर कॉपी कैट नहीं है, वही असली है। अपनी असलियत प्रूफ करने के लिए वो एक और मर्डर करेगा, इसलिए मैंने मीडिया के सामने झूठ बोला ताकि उसको ये लगे कि मैं यही हूँ। अब वो एक ऐसे इंसान को मारेगा जो पुराने केस से कनेक्टेड है और ज्यादा चांसेस है कि उसका अगला शिकार अरविंद ही होगा, क्योंकि अरविंद के फादर ने ही तो उस केस को गलत तरीके से क्लोज करा था। दूसरी तरफ अरविंद प्रभु से मिलने जाता है। अब ये वही जगह होती है जहाँ पहले वो सीरियल किलर आया था। वहाँ एक टेप रिकॉर्डर भी पड़ा होता है। इधर पहुँचते ही जब अरविंद एक डेड बॉडी का कपड़ा हटाने लगता है तभी प्रभु वहाँ आता है और वो गुस्से में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? अब अरविंद सीधा सवाल करता है, तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? प्रभु थोड़ा रुककर कहता है, वो मेरे लिए बहन जैसी थी।
अब अरविंद फिर से पूछता है, क्या उसका किसी से कोई रिश्ता था? प्रभु सिर हिलाकर कहता है, मुझे नहीं पता। अब अरविंद गुस्से में आकर कहता है, बहुत अजीब बात है, तुम उसको अपनी बहन मानते हो, लेकिन जब उसकी सुसाइड की बात हुई तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब प्रभु बिना कुछ कहे अरविंद की तरफ देखता है। जब अरविंद उससे और सवाल पूछने लगता है तब प्रभु बस इतना कहता है, अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो किसी और से जाके पूछो, मुझे अपना काम करना है। और ये कहकर प्रभु अपने काम में लग जाता है। इधर अरविंद भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त उसकी नजर उसी डेड बॉडी पे पड़ती है जिसका कपड़ा हटाने की कोशिश उसने पहले की थी। और तभी उसके होश उड़ जाते हैं। वही सेम मुस्कुराहट उस बॉडी के चेहरे पर उसे दिखती है। और यहाँ कहानी का राज खुलता है। इतने दिनों से जिस सीरियल किलर को सब ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि ये प्रभु ही है। दूसरी तरफ चिदम्बरम कीर्ति से कहता है, जैसे ही वो किलर अरविंद को ढूंढने आएगा हमें उसे हाथों हाथ पकड़ना होगा। लेकिन फिर वो उसे एक और बात बताता है कि अरविंद अभी एंगेज होने वाला है तो हमेशा उसके आसपास लोग रहेंगे, वो सेफ ही रहेगा। खैर अब उसी रात जब चिदम्बरम पुरानी केस फाइल्स देख रहा होता है तब उसको एक और बात समझ आती है कि वो सीरियल किलर ये प्रूव करने के लिए मर्डर्स कर रहा है कि वही असली है और उसका अगला टारगेट अरविंद नहीं हो सकता। अब वो सोचता है कि अगला शिकार कौन हो सकता है। तभी चिदम्बरम को याद आता है कि जो आदमी 5 साल पहले सीरियल किलर बताकर एनकाउंटर में मारा गया था उसकी वाइफ तो अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि वो किलर अब उस औरत को मारने जा रहा हो। खैर अब ये सोचकर चिदम्बरम तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और उस औरत के घर की तरफ भागता है। इधर प्रभु जो असल में किलर है वो उस औरत का पीछा कर रहा होता है। अब जब तक चिदम्बरम उस तक पहुंचता है तब तक प्रभु अपनी गाड़ी उस औरत पे चढ़ा देता है और उसकी बॉडी सीधे चिदम्बरम की गाड़ी पर गिरती है। अब प्रभु अपनी गाड़ी चिदम्बरम की गाड़ी के पास रोक देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। और इतना ही नहीं, प्रभु उसकी आंखों के सामने ही उस औरत को उठाकर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ अरविंद अपनी एंगेजमेंट के बाद घर पहुंचता है और जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि उसी औरत की डेड बॉडी उसके घर में पड़ी है और साथ ही उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये देखकर अरविंद के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद ये न्यूज तेजी से फैल जाती है। सबको समझ आ जाता है कि असल में सीरियल किलर अभी भी जिंदा है और जिस आदमी को पुलिस ने सीरियल किलर समझकर मारा था उसकी बीवी को अब रियल सीरियल किलर मार चुका है। अब मीडिया पुलिस पर सवालों की बारिश कर देती है लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। इधर प्रभु अब सीधा चिदम्बरम के घर में घुस जाता है जहां चिदम्बरम होता है और वो बिना किसी वार्निंग के चिदम्बरम पर हमला कर देता है। अब किसी तरह चिदम्बरम लड़ाई में उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी प्रभु उसे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए मैंने ये सब क्यों किया। इसके चलते चिदम्बरम रुक जाता है। अब वो प्रभु से पूछता है, बताओ क्यों किया तुमने ये सब। और अब इसी के साथ फ्लैशबैक की कहानी शुरू होती है। हमें पता चलता है कि प्रभु का जीवन हमेशा से अजीब रहा था। पहले सब उससे हंसते खेलते बात करते थे लेकिन धीरे धीरे लोग अपने आप ही उससे दूर जाने लगे और उसे लोगों का ये बदलाव बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने सोचा जो लोग उससे दूर जाते हैं उनको उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना है, इसलिए वो उनको मारने से पहले उनके चेहरे पे वही हंसी छोड़ देता था। वो चाहता था कि उसके आसपास हमेशा लोग मुस्कुराएं। अगर कोई नहीं मुस्कुराता तो वो जबरदस्ती उनके चेहरे पे मर्डर करने से पहले मुस्कुराहट लाता। तभी उसकी लाइफ में वो औरत आई जिसका नाम चित्रा था। बिना किसी वजह से उसने प्रभु की तरफ देखा और मुस्कुराई। उस दिन के बाद जब भी चित्रा प्रभु को देखती थी वो हमेशा मुस्कुराती थी और उसकी एक मुस्कुराहट ने प्रभु की पूरी जिंदगी बदल दी। अब प्रभु उस औरत को फॉलो करता है और धीरे धीरे उसके बारे में और ज्यादा जानने लगता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड नहीं है और एक छोटी बेटी है तब उसके मन में उस औरत के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। धीरे धीरे प्रभु उससे प्यार करने लगता है और एक दिन अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख देता है। लेकिन तब चित्रा उससे कहती है कि अगर उसकी बेटी को प्रभु पसंद आ गया तब वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए प्रभु डिसाइड कर लेता है कि वो उसकी बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। अब जब प्रभु चित्रा की बेटी के पास जाता है और उसे गिफ्ट्स ला के देता है
तब वो लड़की इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। दूसरी तरफ जब भी वो चिदम्बरम को देखती है तुरंत उसके पास भाग के जाती है। इसी दौरान एक दिन चित्रा प्रभु के सामने अपनी बेटी से पूछती है, बेटा अगर ये अंकल हमारे साथ रहे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब उसकी लड़की सीधा कहती है, मुझे ये अंकल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ चिदम्बरम अंकल ही चाहिए। ये सुनकर प्रभु के अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ता है। जब चित्रा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो प्रभु से शादी कर सकती है, तब वो लड़की सीधा भागकर चिदम्बरम के पास जाती है और कहती है, अंकल क्या आप मेरी माँ से शादी करोगे? आप मुझे बहुत पसंद हो, अगर आप शादी कर लोगे तो हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे। जब लड़की काफी जिद करती है तब चिदम्बरम कहता है, अगर तुम्हारी माँ मान जाए तो मैं तैयार हूँ। ये सब प्रभु छुप के सुन रहा होता है और उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। खैर अब एक दिन जब चित्रा घर पर नहीं होती तब प्रभु घर आता है और उसकी बेटी से बात करने लगता है। लेकिन जब वो उससे कहती है मेरी माँ सिर्फ चिदम्बरम अंकल से ही शादी करेगी, तब प्रभु का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लड़की को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उल्टा डर जाती है और वहाँ से भागती है। अब जब वो लड़की भाग रही होती है तभी उस रोड से चिदम्बरम की बाइक गुजर रही होती है। लड़की जोर से चीखकर चिदम्बरम को बुलाती है। ये देखकर प्रभु घबरा जाता है और उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह दबा देता है। लेकिन ये सब करते वक्त लड़की दम घुटने की वजह से मर जाती है। अब हालांकि ये सब गलती से हुआ था लेकिन प्रभु के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। इधर जब चित्रा को अपनी बेटी की मौत के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से बिखर जाती है और अब लड़की के अंतिम संस्कार के दिन चित्रा खुद की भी जान ले लेती है। इधर प्रभु पूरी तरह से टूट चुका होता है लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि चित्रा उसकी वजह से नहीं बल्कि चिदम्बरम की वजह से उसके जीवन से चली गई है। तब वो एक नया इरादा बनाता है। वो सोचता है कि चिदम्बरम के आसपास जो भी लोग हैं उन्हें वो मार डालेगा ताकि वो कभी खुश न रह पाए। इसलिए वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां अरविंद और कीर्ति सोचने लगते हैं कि प्रभु का अगला टारगेट कौन हो सकता है। और जब उन्हें समझ आता है कि अगला टारगेट चिदम्बरम ही है तब तक बहुत देर हो जाती है। इधर दूसरी तरफ चिदम्बरम की मेमोरी लॉस होने लगती है और वो अपनी पुरानी बातें भूलने लगता है। तब तक प्रभु वहाँ से भाग चुका होता है। अब चिदम्बरम को रिकॉर्डिंग से सारी सच्चाई याद आ जाती है। फिर वो जैसे तैसे प्रभु को ढूंढते ढूंढते उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। अब वहाँ दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है और इसके चलते प्रभु बार बार चिदम्बरम के सिर पर मार रहा होता है जिस वजह से उसकी मेमोरी फिर से वीक हो जाती है। प्रभु चिदम्बरम का रिकॉर्डिंग डिवाइस भी तोड़ देता है ताकि वो दोबारा सब कुछ याद न कर सके। लेकिन इसी दौरान जब चिदम्बरम एक लाश देखता है जिसके चेहरे पर स्माइल बनी होती है तो वो देखकर चिदम्बरम को सब कुछ दोबारा याद आ जाता है कि कैसे प्रभु ने चित्रा की बेटी को मार दिया था, कैसे उसने सबको खत्म कर डाला। अब ये सब याद आते ही चिदम्बरम एक झटके में ही प्रभु को मार देता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस मीडिया से कहती है कि असली सीरियल किलर वो नहीं था जिसको वेंकटेश ने पहले मारा था, बल्कि असली सीरियल किलर प्रभु था और ये केस अब ऑफिशियली सॉल्व हो चुका है। अब कहानी के एंड में चिदम्बरम को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दिखाया जाता है। वहाँ उसके जैसे और भी बीमार लोग होते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।